बल का राजा यानी कि लेस रॉयस डे ला फोर्स नामक जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें और भी जो शक्तिशाली पुरुषों के बारे में बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कई शक्तिशाली पुरुषों के बारे में बताया था। अब आगे जो पुस्तक मैंने पढ़ी है उसमें जो भी शक्तिशाली पुरुष हैं उसके बारे में मैं यहाँ आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक रसेल नाम का शक्तिशाली पुरुष है जिसको कैनन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन में तोप का भी प्रयोग करता था, इसीलिए इसका नाम कैनन मैन रखा गया। यह पतला था लेकिन एक शक्तिशाली शरीर वाला शक्तिशाली पुरुष था। इसका स्वभाव एकदम शांत था और यह दयालु भी था। यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि लेखक कहते हैं कि यह पतला था लेकिन शक्तिशाली था। वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति पतला होता है लेकिन उसके भीतर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके का यह भी शक्तिशाली पुरुष था कि यह पतला था लेकिन शक्तिशाली पुरुष था। अब मान लो कि मैं हूँ, मेरा वज़न 48 केजीज़ है। यदि मैं 250-300 किलो की डेडलिफ्ट लगाऊँ या 100-150 किलो की बेंच प्रेस लगाऊँ तो फिर लोग मुझको कहेंगे कि यह पतला तो है लेकिन यह शक्तिशाली है। इसी तरीके से यह रसेल नाम का शक्तिशाली पुरुष था। वह कहते हैं कि 1860 में हिप्पोड्रोम नामक ये जो सर्कस था यहाँ पर इन्होंने काम किया था, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि जितने भी शक्तिशाली पुरुष थे या फिर जो धन कमाना चाहते थे वह स्थान स्थान पर अपना बल का प्रदर्शन करते थे, या फिर वह यह भी कर सकते थे कि कोई जो प्रसिद्ध सर्कस होता था उसके जो निर्देशक होते थे या फिर उस प्रसिद्ध सर्कस में काम करने वाले जो स्ट्रॉन्गमैन होते थे उनके साथ मिलकर बातचीत करते थे और कहते थे कि मैं यहाँ आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ ताकि मैं भी धन कमा सकूँ। उसी तरीके से रसेल ने भी 1860 में हिप्पोड्रोम सर्कस जो था उसमें उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने पूरे फ्रांस का दौरा किया और जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन थे उसको भी दिखाया। उन्होंने पेरिस, लियोन, मार्सेले, टुलूज़, बोर्डो आदि जितने भी शहर थे उनमें बहुत सारा नाम कमाया। वह अनेक तरह के शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे, जिसमें एक बल प्रदर्शन ऐसा था जो वह 2 घोड़ों को आपस में बांध लिया करते थे और फिर उन 2 घोड़ों की बल की गति को रोकने का प्रयास करते थे। पहले के समय में यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन बहुत ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि ऐसे बल प्रदर्शन को जो व्यक्ति देखता था वह आश्चर्य में हो जाता था। आश्चर्य में इसलिए पड़ जाता था क्योंकि घोड़ा जो है वह विशेष रूप से दौड़ने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यदि कोई उसकी गति को रोक दे तो फिर वह वास्तव में शक्तिशाली पुरुष माना जाता था। इसी तरह से जो और भी जो शक्तिशाली पुरुष हुए हैं वह अपनी बल को दिखाने के लिए ऐसा प्रदर्शन करते थे जिसमें घोड़ों की चाल को या फिर घोड़ों की जो गति है, जिसमें 2 घोड़े, 3 घोड़े या फिर 4 घोड़े भी हो सकते थे, उनकी गति को रोकने का प्रयास करते थे ताकि देखने वाले जो लोग हैं वो ऐसा कह सकें कि इतनी तेज़ गति से भागने वाले घोड़े को भी इन्होंने अपने बाजुओं के बल से रोक दिखाया। इसी तरीक़ा का इन्होंने यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा। वह कहते हैं कि उन्होंने एक बार 1000 किलो भारी जो गाड़ी थी उसको भी उन्होंने एक तरीका था उससे उठाया था, लेकिन यहाँ पर तरीके का जिक्र नहीं किया गया है। वह कहते हैं कि एक बार की बात है कि वह नदी के किनारे से जा रहे थे और वहाँ पर जो एक बच्चा था और एक महिला थी वह नदी में डूब रहे थे, तो फिर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन दोनों की जान बचाई थी। और यह दृश्य देखकर आसपास की जितनी भी भीड़ थी वह जमा हो गई थी और जमा होने के बाद उन्होंने रसेल नामक शक्तिशाली पुरुष के लिए बहुत सारी तालियां बजाई। लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने अपना नाम बताया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो फिर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि यह तो वही शक्तिशाली पुरुष हैं जिसके बारे में हमने कई जगह पे सुना है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई थी इनकी ताकत भी बढ़ती गई और उसके बाद इनके जो
काले जो घुंघराले बाल थे वह धीरे धीरे सफ़ेद हो गए। इनका जीवन काल बहुत अधिक नहीं चला और 1886 में 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। इस तरह से लेखक ने इस शक्तिशाली पुरुष के जीवन को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बताने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि इसमें अनेक शक्तिशाली पुरुषों के बारे में बताया गया है और लेखक ऐसे कई शक्तिशाली पुरुष हैं जिनसे वह मिले तब उनकी जीवनी के बारे में लिखा, या फिर ऐसे अनेक शक्तिशाली पुरुष हैं जिनके बारे में उन्होंने संक्षिप्त रूप में लिखा है, एकदम डिटेल में नहीं बताया है। इसलिए उन शक्तिशाली पुरुषों के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ उनके नाम का जिक्र कर पाऊँगा ताकि हम समझ सकें कि ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी थे जिनके नाम मैंने यहाँ आपको बताए हैं। अब इस पुस्तक में एक बहुत ही विशेष शक्तिशाली पुरुष के बारे में यहाँ लेखक बताते हैं। इस शक्तिशाली पुरुष का नाम हिप्पोलाइट ट्राइड बताया गया है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि विदेशियों के नाम लिखे कुछ और जाते हैं और कहे कुछ और जाते हैं, और बल्कि यह जो पुस्तक है यह तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लेखक कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए जिसने हमारे लिए जीवन में बहुत सारे कार्य करे हों और जो हमारे लिए व्यायाम की ऐसी प्रणाली छोड़ कर गया हो जो हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करती हो। हमें उसके जीवन को स्वीकारना चाहिए और उसको एक श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए। लेखक यह जो बात कह रहे हैं यह ट्राइड के लिए कह रहे हैं। यह ट्राइड के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को एक ऐसी पद्धति दी, एक ऐसा स्थान दिया जहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो सकें। इनके जीवन काल के बारे में लेखक ने जो भी बताया है वह मैं यहाँ आपको बताता हूँ। हिप्पोलाइट ट्राइड का जन्म 1813 में सेंट चेप्टस नामक स्थान पर हुआ था। जब यह 4 वर्ष के थे तो उस उम्र में इनके माता पिता ने इनको खो दिया, यानी कि उनके माता पिता का निधन हो गया था। इनकी जो बड़ी बहन थी उनके पास ही यह रहने लगे और बड़ी बहन ने ही इनकी देखभाल करी। एक बार वह बड़ी बहन के साथ मेले में गए हुए थे। उस समय इनकी आयु अधिक नहीं थी, तो वहाँ पर इनको किसी व्यक्ति ने किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद वहाँ पर जो एक इतालवी कलाकारों का जो समूह था उस समूह को हिप्पोलाइट ट्राइड को बेच दिया। जब उस समूह ने हिप्पोलाइट ट्राइड को देखा तो फिर उन्होंने विचार किया कि इस व्यक्ति की सहायता से हम बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। हिप्पोलाइट ट्राइड 7 वर्ष तक उस मंडली के साथ रहे और उस मंडली ने इटली की, ऑस्ट्रिया की और स्पेन की यात्राएं भी करी। हिप्पोलाइट एक लड़के थे लेकिन उनकी वेशभूषा को उन्होंने लड़की के रूप में बना दिया और वह स्थान स्थान पर कुछ प्रदर्शन किया करते थे। आपने भी देखा होगा कि जो रस्सी पर करने वाली जो कलाबाजी होती है जिसमें कुछ वस्तुएं लेकर के रस्सी पर चलने वाला करतब दिखाया जाता है, यह एक तरह से मनोरंजक करतब होता है। इसमें किसी तरह का बल प्रदर्शन नहीं होता है। तो उसी तरह का यह जो प्रदर्शन है यह हिप्पोलाइट ट्राइड उस मंडली के साथ मिलकर किया करते थे। कुछ समय बाद यह जो मंडली थी यह टूट गई और इसमें रहने वाले जितने भी लोग थे यह सारे बिछड़ गए और उन्होंने अपना अपना व्यापार चालू कर दिया। लेकिन ट्राइड जो थे वह एक व्यक्ति के साथ ही रहे जो उस मंडली का ही सदस्य था और उसके साथ ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वह एक स्थान पर काम कर रहे थे तो फिर उन्होंने देखा कि एक जो घोड़ा है वह बेकाबू हो गया है और वह अपने मालिक से छूट करके एक स्थान पर भागने का प्रयास कर रहा था। तो फिर ट्राइड ने उस घोड़े को रोकने का प्रयास करा। तो इस प्रयास के वजह से घोड़े ने उनके ऊपर प्रहार कर दिया और जो ट्राइड जो थे वह जख्मी हो गए, उनका पैर भी टूट गया।
यह दृश्य उस घोड़े के मालिक ने देखा और यह दृश्य देखकर वह बहुत ही अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि इस लड़के ने मेरी जान बचाई, लेकिन बदले में यह खुद ही घायल हो गया, इसका पैर भी टूट गया। तो फिर वह जो व्यक्ति था जिसका नाम एम मोंसेंटो था, उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति की यानी कि ट्राइट की मैं देखभाल करूंगा और इसको एक उच्च शिक्षा भी प्रदान करूंगा। अब जो एम मोंसेंटो थे, उन्होंने ट्राइट को एक स्कूल में भर्ती करा दिया। वहाँ पर जो ट्राइट थे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और वह जिस स्कूल में भर्ती हुए थे वहाँ पर वह लगभग 22 वर्ष तक रहे। इस अवस्था तक आते आते वह 22 वर्ष के हो गए थे और उन्होंने उस स्कूल में ही एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में कई पुस्तकें रखी गई थी, जिसमें ग्रीक और लैटिन की जो व्यायामशालाएँ जो थी, वहाँ पर जो अभ्यास किए जाते थे उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। 22 वर्ष की आयु तक हिप्पोलाइट ट्राइट यह समझ गए थे कि मुझको किस फील्ड में जाना है, उनको आगे भविष्य में करना क्या है। उन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ा, उसमें जो व्यायाम बताए गए थे उसके बारे में पढ़ा। पुस्तकें जो थी वह मर्क्यूरियलस, प्लेक्सोकेस, एंट्री द कृतिया और शूरवीर कैप्रियानी द्वारा जो रचित जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वह भी उसमें मिले हुए थे। और उन लोगों ने जो भी व्यायाम के बारे में सीखा था या फिर वह जो व्यायाम किया करते थे उसको उन्होंने उस पुस्तक में लिखा। अंत में ट्राइट ने निश्चय किया कि वह भी व्यायाम करेंगे और व्यायाम के साथ साथ उन्होंने विचार कर लिया कि वह एक एथलीट के रूप में आगे जाने जाएंगे। इस दुनिया को वह कुछ दिखाना चाहते थे और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वह एक व्यायामशाला का भी निर्माण करेंगे। फिर वह बेल्जियम में रहे और बेल्जियम में वह लंबे समय तक रहे और वहाँ पर उन्होंने एक व्यायामशाला भी खोली। इस व्यायामशाला को खोलने के बाद जो ट्राइट ने उन प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा था, उनके व्यायाम के बारे में जो पढ़ा था, किस तरह का जो व्यायाम होता था, वह सारी व्यवस्था उन्होंने अपनी व्यायामशाला में लाने का प्रयास करा और वह इस चीज़ में सफल भी रहे। उन्होंने वहाँ पर लोगों के व्यायाम के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता थी, जिस भी वज़न की आवश्यकता थी, उसको उन्होंने उपलब्ध भी कराया। उस व्यायामशाला में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने उन सब का मार्गदर्शन भी करा। हिप्पोलाइट ट्राइट एक तरह से शिक्षक बन गए थे उन लोगों के लिए जो अपने शरीर का विकास करना चाहते थे, जो अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। बेल्जियम में ट्राइट 1840 से लेकर के 1849 तक वहाँ पर रहे। उसके बाद वह पेरिस आ गए। पेरिस में आने के बाद उन्होंने 1855 से लेकर के 1857 के बीच एक और व्यायामशाला खोल डाली और व्यायामशाला जो थी उस व्यायामशाला में उन्होंने शरीर विकास की नई पद्धतियों का विकास किया और यह जो पद्धतियाँ थी यह पूरी तरह से वैज्ञानिक थी, जिसका अभ्यास करके लोग यह पता लगा सकते थे कि यह सच में लाभकारी है और इससे हमारे शरीर का विकास ही होता है। उस समय पेरिस में जब उन्होंने यह व्यायामशाला खोली थी तो फिर पेरिस के जो उच्च समाज के जो लोग थे, जो अपने शरीर को विकसित करना चाहते थे, वह बहुत ज़्यादा ट्राइट की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने अपने आप को ट्राइट का शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। ट्राइट ने उन व्यक्तियों के शरीर को देखा और जो व्यायाम की जो पद्धतियाँ थी उन सभी व्यक्तियों के शरीर के अनुपात के हिसाब से उन्होंने उनको व्यायाम भी प्रदान करे। लेखक बताते हैं कि जो ट्राइट की जो व्यायामशाला थी वह काफ़ी भव्य थी और वह कहते हैं कि 40 मीटर यह लंबी थी और 21 मीटर चौड़ी थी और 10 मीटर यह जो व्यायामशाला थी यह ऊंची थी। इस व्यायामशाला में हर तरह के जो इक्विपमेंट थे, उस समय जो प्रयोग होने वाले जो भी उपकरण थे, यह यहाँ पर रखे गए थे। जो व्यायामशाला का जो चबूतरा था उस पर लिखा गया था मनुष्य का पुनर्जन्म,
यानी यह इस चीज़ की ओर संकेत करता है कि व्यायामशाला में व्यायाम करने वाले का पुनर्जन्म होता है, उसके शरीर का एक नया विकास होता है। व्यायामशाला की वजह से ही ब्रुसेल्स की जो सेना थी उसमें कुछ विवाद हुआ और विवाद का परिणाम यह निकला कि ट्राइट को कुछ समय के लिए बंदी बना लिया गया और वह कुछ समय तक जेल में ही रहे। वह कहते हैं कि महान उपन्यासकार पॉल फेबल ट्राइट के शिष्य थे और वह ट्राइट के बहुत ही बड़े प्रशंसक भी थे। उन्होंने जो जिम खोली, जितने भी जो जिम्नास्टिक थे वहाँ पर उन्होंने हर वर्ग के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था बना रखी थी। जैसे कि जो सैन्य जिम्नास्टिक थे, यानी कि जिन जिम्नास्ट में सैनिक लोग अपने शरीर का विकास कर सकते थे, वहाँ पर उन्होंने चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, कुश्ती, भाला फेंक, मुक्केबाजी, दौड़, घुड़सवारी, रथ दौड़ आदि भी शामिल थी। यह वह जिम्नास्टिक थे जहाँ पर सोल्जर जो थे वह अपने शरीर का विकास किया करते थे। ट्राइट ने जो भी पद्धति पुस्तकों में सीखी और समय के अनुसार उनको जो अनुकूल लगी, उस पद्धति को उन्होंने जगह जगह पर प्रसारित किया ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। उन्होंने महिलाओं के लिए अलग व्यायामशाला खोली और बच्चों के विकास के लिए जो भी व्यायाम होते हैं उनके लिए भी उन्होंने अलग व्यायामशाला खोली। कहने का तात्पर्य ये है कि ट्राइट ने कुछ ऐसा सोचा जिससे जनता का कल्याण हो सके और उन्होंने इस कल्याण के लिए ही उस समय व्यायामशाला खोली। ऐसा नहीं था कि यह पहली व्यायामशाला थी जो ट्राइट ने खोली हो। इस बात का यहाँ पर वर्णन ही नहीं है कि यह पहली व्यायामशाला थी। इससे पहले भी ऐसे पुरुष रहे हों, ऐसे शक्तिशाली वर्ग रहा हो जिन्होंने व्यायामशाला का निर्माण किया हो। यहाँ पर ट्राइट ने जो व्यायामशाला खोली उसके बारे में यहाँ पुस्तक में बताया है। लेखक यहाँ पर जो हिप्पोलाइट जो ट्राइट थे उनके जो शरीर का जो माप था, उनका जो मेज़रमेंट है उसके बारे में बताते हैं। उनकी जो हाइट थी वह 179 सेंटीमीटर थी, गर्दन की परिधि 43 सेंटीमीटर, छाती की परिधि 124 सेंटीमीटर, बाइसेप्स की परिधि 41 सेंटीमीटर, कलाई 17 सेंटीमीटर, कमर 80 सेंटीमीटर, कूल्हे 1 इंच, जांघ 73 सेंटीमीटर, उनकी जो पिंडलियाँ थी उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर थी, निचला जो पैर था उसकी परिधि 5 सेंटीमीटर थी, हाथ की लंबाई जो थी वह 17 सेंटीमीटर थी, पैर की लंबाई 27 सेंटीमीटर थी और उनके जो शरीर था उसका वज़न 95 किलो था। यह उस समय का उसका हिप्पोलाइट ट्राइट का लिया गया मेज़रमेंट था। उस समय मेज़रमेंट के अलग अलग तरीके थे, कोई सेंटीमीटर में लेता था तो कोई इंच में लेता था, क्योंकि हर जगह पर मेज़रमेंट के तरीके अलग होते हैं। इसलिए प्रोफेसर डेस्बोनेट के समय में जिस तरह से जो मेज़रमेंट लिए जाते थे उन्होंने मेज़रमेंट लिया। मैंने और भी शक्तिशाली पुरुषों के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर भी उनका भी मेज़रमेंट इसी तरीके से लिया गया है, सेंटीमीटर में। वह कहते हैं कि हिप्पोलाइट जो ट्राइट थे वह शक्तिशाली थे। एक स्थान पर बताया गया है कि उन्होंने 1000 किलो का डंबल अपनी पीठ पर उठाया था। अब अनेक व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं कि 1000 किलो का डंबल कैसा रहा होगा, किस तरीके से उठाया गया होगा। तो फिर उस समय मेन रूप से वज़न इम्पॉर्टेंट होता था, उसका आकार क्या है या फिर उसको पकड़ने का तरीका क्या है यह इम्पॉर्टेंट नहीं होता था। और एक्चुअली में जो किताब है, किताब में बताने का तरीका कुछ और होता है और वास्तव में जो चीज़ें जिस तरीके से होती हैं उसको बताने का तरीका अलग होता है। इसलिए यहाँ पर ठीक तरह से समझाने के तौर पर लेखक ने सिर्फ यह कह दिया है कि 1000 किलो का डंबल उन्होंने पीठ के बल से उठाया था। अब यह जो 1000 किलो का डंबल है इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने, जैसे कि आज के टाइम पे जो 5 किलो का डंबल है या फिर 40 किलो का डंबल है इस तरह का आकार रहा होगा, बल्कि 1000 किलो का डंबल का आकार कुछ और रहा होगा। लेखक कहते हैं कि वह दांतों से 150 किलो का वज़न भी उठा सकते थे।
और तो और वह अंत में यही कहते हैं कि जो ट्राइड थे उन्होंने जो व्यायामशाला खोली थी वहाँ पर हर तरह के व्यक्ति के लिए हर तरह का अलग प्रकार का व्यायाम था। ऐसा नहीं था कि सब व्यक्तियों को एक ही व्यायाम किया जा रहा है, बल्कि जिस व्यक्ति का परिमाप जैसा होता था उसको ऐसा व्यायाम दिया जाता था। उनकी व्यायामशाला में अनेक तरह के उपकरण भी शामिल थे। लेखक बताते हैं कि वह अपने राइट हैंड से 91 केजी का डंबल उठा सकते थे और अपने लेफ़्ट हैंड से 84 केजी का डंबल भी उठा सकते थे। इसके बाद 11 जनवरी 1881 को 68 साल की उम्र में ही हिप्पोलाइट राइट का निधन हो गया। यहाँ पर हिप्पोलाइट राइट के बारे में लेखक ने जो भी बताया था वो मैंने यहाँ आपको बताया। अगले शक्तिशाली पुरुष के बारे में वह कहते हैं, एक फेलिस नेपोली नाम का शक्तिशाली पुरुष था जिसका असली नाम पैरेडेस बताया गया है। उनका जन्म 19 फरवरी 1881 में नेपल्स नामक स्थान पर हुआ था। उनके अनेक शक्तिशाली बल प्रदर्शन थे, जैसे कि वह रस्सी से उल्टा लटक जाया करते थे और उसके बाद वह उल्टा लटक कर एक भारी वजन को अपने हाथों से उठाने का प्रयास करते थे और उस वजन के साथ वह घोड़े को भी उठाने का प्रयास करते थे। 1877 का समय था। उस समय भी वह कॉन्सर्ट डेलहार्मनी नामक एक स्थान पर अपने बल प्रदर्शन को दिखा रहे थे। वह इतने शक्तिशाली थे कि वह अपने हाथों से ही सलाखों को मोड़ दिया करते थे और वह थोड़ी के बल से ही 1 दर्जन जो कुर्सियां जो होती थी उसको वह संतुलित करने का प्रयास भी किया करते थे। उनका एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन ऐसा भी था जिसमें वह एक लंबी छड़ की सहायता से 5 आदमियों को अपने कंधे पर भी बैठा लिया करते थे। यह जो चित्र जो है यह फेलिस नेपोली का ही है। इसमें दिखाए गए जो शक्तिशाली जो बल प्रदर्शन है इसमें आप देख सकते हो। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम एंसिलोटी नामक बताया गया है। यह जो थे इन्होंने अपने जो गुरु थे उनके कार्य को आगे रखा, क्योंकि फेलिस नेपोली की जो मृत्यु थी वह 28 जुलाई 1887 को लंदन में हो गई थी। अब इनके शिष्य के बारे में जानते हैं, जिनका नाम यहाँ पर लिक्सेटो एंसिलोटी बताया गया है। इनका जन्म 1850 में पीसा नामक स्थान पर हुआ था। इनका कद लंबा था और यह एक इतालवी हरकुलिस थे। यह अपनी ताकत के दम पर हरकुलिस के रूप में जाने लगे थे। इनकी लंबाई 178 सेंटीमीटर थी और बहुत चौड़ी और अनुपातिक स्पष्ट छाती थी और इनकी जो चाल थी वह बहुत ही अजीब थी। एंसिलोटी की जो प्रसिद्धि थी वह अपने गुरु जितनी ही थी, लेकिन शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाने के मामले में यह अपने गुरु से भी आगे निकल गए थे। वह अपने बाजुओं के दम से ही बैल या घोड़े को भी उठा लिया करते थे। वह अपने कंधे पर लोहे की एक छड़ को रखा करते थे और उस छड़ पर 20 किलो के 10 वजन को लटका दिया जाता था और यह इस सारे वजन को संतुलित करते थे। वह कहते हैं कि जो एंसिलोटी नामक जो शक्तिशाली पुरुष थे यह अपने कंधों पर भारी वजन रख लिया करते थे और उस वजन के साथ वह बहुत लंबी दूरी तय कर भी दिखाया करते थे। वह लोहे की छड़ को जो लोहे की जो मोटी छड़ होती थी उसको अपने हाथों पर मार मार के मोड़ भी दिया करते थे और ऐसा करने के दौरान कभी कभी तो उनकी जो ऊपरी त्वचा जो होती थी वह भी उखड़ जाया करती थी। उन्होंने अपनी असाधारण ताकत को दिखाने के लिए कई बार मूर्खतापूर्ण कार्य भी किए हैं। वह स्थान स्थान पर अपना बल प्रदर्शन दिखाया करते थे। एक समय की बात है कि एक दर्शक व्यक्ति था, उसकी मुलाकात एंसिलोटी से हुई और उस दर्शक ने बोला कि मैं भी एथलीट हूँ और आपके शक्तिशाली बल प्रदर्शन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उस व्यक्ति ने एंसिलोटी से हाथ मिलाया तो फिर यह जो एंसिलोटी नामक जो शक्तिशाली पुरुष है इसने उस दर्शक के हाथ को बहुत मजबूती से दबाया
और इतनी मजबूती से दबाया कि वह जो व्यक्ति जो था जिसने हाथ मिलाने का प्रयास करा था, उस व्यक्ति जो था वह बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा और उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वह बेहोश भी हो गया। इसके बाद एंसिलोटी जो थे वह अमेरिका चले गए और अमेरिका में 1884 में 34 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो भतीजे थे उनका नाम उगो एंसिलोटी था, जो प्लेयर्स सर्कस में अभी निर्देशक का भी काम कर रहे हैं। तो जो लेखक ने यहाँ पर फेलिक्स नेपोली के शिष्य यानी एंसिलोटी के बारे में जो बताया वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। और भी शक्तिशाली पुरुष हुए हैं जिनका जीवन परिचय बहुत ही संक्षिप्त में बताया है। इतना संक्षिप्त में बताया है कि मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इसलिए उन शक्तिशाली पुरुषों का केवल मैं नाम ही बताऊँगा।